देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, मेरा नाम अजय है और मैं भरतपुर का रहने वाला हूँ। ये घटना मेरे साथ तकरीबन आज से 6 साल पहले घटी थी और शायद मैं इसे कभी भुला भी नहीं पाऊंगा। मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ था जिसका जिम्मेदार सिर्फ मैं खुद ही था। मैं कभी भूत चुड़ैल और आत्माओं पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता था, लेकिन इस घटना ने मुझे पूरे तरीके से बदल कर रख दिया था। आज मुझे इनके नाम से ही डर लगता है। उस समय मेरी उम्र 24 साल की थी। उस दिन मैं अपने मामा के यहाँ आया हुआ था। मेरे मामा, या फिर ऐसा कहूँ कि मेरा ननिहाल लगभग वहाँ से 50 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। मेरे साथ घटी इस घटना में ऐसे ही 50 से 55 किलोमीटर की दूरी का सफ़र था। उस वक्त मैं लगभग 3 दिन तक अपने मामा के यहाँ पर रुका। फिर मुझे गांव से फ़ोन आ गया कि मुझे जल्दी ही गांव जाना होगा, क्योंकि मेरे दादाजी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी। इसलिए मुझे आज शाम को ही घर से निकलना पड़ेगा। फिर जब मैंने मामा जी को यह बात बताई तो मामा जी ने मुझसे कहा, तू और तेरा भाई सुनील, जो कि मेरे मामा का लड़का था, उन्होंने कहा कि तुम और सुनील आज शाम को यानी कि अभी यहाँ से निकल जाओ। तुम अकेले नहीं जाओगे क्योंकि हमारा रास्ता बिल्कुल भी ठीक नहीं है। लोगों का कहना है कि इस रास्ते के ऊपर आत्माओं का वास है, जो कि रात में आने और जाने वाले यात्रियों को परेशान करती हैं और अपने चपेट में ले लेती हैं। खैर, मुझे मामा जी की बातों में बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। जो कि मेरे मामा जी मुझसे बड़े थे तो मैं उनकी बात में हाँ भर दी। फिर शाम को लगभग 6:30 बजे के करीब मैं और मेरे मामा का लड़का यानी कि सुनील बाइक पर बैठकर निकल गए। निकलने से पहले नानी ने हम दोनों के ही हाथ में एक काला धागा बांध दिया। उन्होंने कहा कि यह धागा हमारे भगवान गोसाई जी का है, तो तुम लोग जब तक गांव ना पहुंच जाओ तब तक इस धागे को भूलकर भी मत खोलना। मगर मुझे मामा जी की इन बातों में कुछ दम नहीं लग रहा था, इसलिए मैंने उनकी बातों पर कुछ ज़्यादा गौर नहीं किया। लेकिन मेरे मामा का लड़का सुनील, उसने मेरे मामा जी की बताई गई सारी बातों को रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया था, क्योंकि वो भी भूत प्रेत इन सभी पर बहुत विश्वास करता था। लेकिन मुझे इन चीज़ों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। मैं बाइक पर बैठा कि तभी सुनील ने मुझसे कहा, यार आज मैं ड्राइविंग करूँगा। कई दिन से मैंने ड्राइविंग नहीं की है, आज मेरा मन कर रहा है। मुझे इस बात से कोई तकलीफ नहीं थी, क्योंकि सुनील भी अच्छे तरीके से ड्राइव करना जानता था और इसलिए मुझे भी थोड़ा आराम मिल जाएगा। फिर वो ड्राइव करने लगा। हम दोनों मज़े से बातें करते हुए वहाँ से निकल चुके थे। हम लोग बीच में एक छोटे से होटल में भी रुककर नाश्ता किया था, जिस वजह से हमें थोड़ा समय भी लग गया था। तभी मेरे फ़ोन की रिंग बजी और जब मैंने फ़ोन उठाया तो फ़ोन पर मम्मी थे, जिन्होंने बताया कि अब दादाजी की तबीयत पहले से ही ठीक है। मुझे ये सुनकर काफ़ी खुशी हुई। फिर मैंने ये बात सुनील को बताई। सुनील भी खुश था और अब मैं ड्राइव करने लगा। शाम के तकरीबन 7 बज रहे थे। सुनील ने मुझसे कहा कि आगे कुछ ही दूरी पर गाड़ी रोक दो। मैंने उससे वजह पूछी तो उसने कहा कि उसे अब्दुल गराज पर कुछ काम है। आगे उस गैरेज पर मैंने भी गाड़ी रोकी। सुनील ने अपना काम किया और फिर हम दोनों वहाँ से निकल गए। अब तक थोड़ी और देर हो चली थी। सुनील थोड़ा भुक्कड़ टाइप का इंसान था, इसलिए उसने कहा कि अगर आगे कोई ढाबा मिले तो गाड़ी रोक ले और खाना खाकर तब निकलेंगे। मैंने उससे कहा, यार आधा पौना घंटा और इंतज़ार करेगा तो हम सीधा घर पहुंच जाएंगे। इस पर सुनील बोला, यार अब मुझे तो भूख बर्दाश्त ही नहीं हो रही है। इस बार सामने जो भी ढाबा दिखेगा हम लोग वहीं पर खाना खाने के लिए रुक जाएंगे। तो इस पर मैंने भी सुनील को ज़्यादा टोकना ठीक नहीं समझा। मुझे भी लगा कि चलो खाना खा ही लिया जाए, क्योंकि मुझे भी थोड़ी भूख लगी हुई थी। फिर हम लोग थोड़ा आगे गए तो हमें एक बल्ब दिखाई दिया। वो रोशनी देखकर हम समझ चुके थे कि जरूर ये कोई ढाबा ही होगा। मैंने गाड़ी को उस तरफ मोड़ लिया। फिर हम लोग वहाँ पर उतरे और फिर खाना खाने के लिए ढाबे में गए। फिर जब हम लोग ढाबे पर पहुँचे तो हमने देखा कि ढाबे पर पहले से ही कई सारे आदमी मौजूद थे।
जो कि खाना खा रहे थे। फिर हम दोनों उस ढाबे के एक टेबल पर जाकर बैठ गए। फिर सुनील ने खाना ऑर्डर किया। वैसे घर के खाने में उतना मज़ा नहीं आता जितना कि यहाँ पर ढाबे के खाने पर आता था। फिर हम वहीं आराम से बैठकर खाना खाने लगे। सुनील और मैं काफ़ी समय तक बातें कर रहे थे और उसमें भी सुनील फ़ोन पर काफ़ी समय तक लगा रहा। इतने में हमें पता ही नहीं चला कि कब रात के 10 बज गए। इतने में बगल के टेबल पर बैठे हुए 2 आदमी ने हमसे कहा, तुम सब मनियारी जा रहे हो क्या? हमने कहा, हाँ, पर आपको कैसे पता? तो इस पर उन्होंने कहा, अब इस जगह से तो सिर्फ मनियारी और गोपाल चौक ही जा सकते हो। गोपाल चौक जाने के लिए तुम्हें पीछे से मुड़ना था। अब तुम यहाँ तक आए हो तो लाजमी है कि तुम मनियारी ही जाओगे। मैंने कहा, जी अंकल जी, मनियारी मेरा गांव है, हम वहीं के लिए निकले हैं। इस पर उन्होंने कहा, पर अभी इस वक्त जाना बहुत खतरनाक हो सकता है क्योंकि तुम्हें गोरस वाले रास्ते से गुजरना पड़ेगा। मैंने कहा, तो इसमें क्या दिक्कत हो सकती है? तो उन्होंने कहा, तुम्हें पता नहीं है, गोरस वाले रास्ते से देर रात कभी भी कोई गुजरने की गलती नहीं करता है क्योंकि रास्ते पर भटकती आत्माओं ने वहाँ पर डेरा जमा रखा है। यह सुनकर तो सुनील एकदम से डर गया, लेकिन मुझे इन सभी बातों में पहले की ही तरह बिल्कुल विश्वास नहीं था। फिर मैंने इन बातों को बेतुकी समझी और फिर हमने चुपचाप से खाना खाया। उसके बाद हम वापस सफ़र पर निकल पड़े। फिर हम लोग उस गोरस वाले रास्ते पर पहुंचने ही वाले थे कि सुनील ने मुझसे कहा, यार मुझे भी कुछ ठीक नहीं लग रहा है। उसने कहा कि भाई इस रास्ते से चलना सेफ नहीं है, अगर हम सीधा मेन रोड से निकलें तो ही ठीक रहेगा, वहाँ से गाड़ियाँ गुजरती हैं। उसकी बात सुनते ही फिर मैंने कहा, यार अब हाईवे पर जाने के लिए हमें कितना समय लगेगा, और तुझे तो पता है खाना खाकर मुझे बड़ी गहरी नींद आती है। तुम फिक्र मत करो, कुछ नहीं होगा। फिर हम लोग आपस में बातें करते हुए उस रास्ते को पार करने लगे। उस रास्ते को पार करते करते अचानक से सुनील को डर लगने लगा। उसने मुझसे डरते हुए कहा, पता नहीं क्यों मगर मुझे यह जगह बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही है। उस वक्त माहौल वाकई में बड़ा भयानक बन रहा था। चारों तरफ गहरा सन्नाटा पसरा था, सिर्फ हमारे मोटरसाइकिल की रोशनी ही सड़क पर पड़ रही थी। अभी मैं ड्राइव कर ही रहा था कि अचानक सुनील ने मुझसे कहा, हमारे गांव वालों का कहना है कि इस हाईवे पर रात को एक बूढ़ा आदमी दिखाई देता है। जिस पर मैंने सुनील से बोला, अच्छा, फिर तो आज रात हमारी भी मुलाकात होगी उस बूढ़े आदमी से। और यह बोलकर मैं ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। मुझे इन बातों में बिल्कुल भी विश्वास नहीं था, इसलिए मैं चुपचाप ड्राइव करने लगा। मगर सुनील अभी भी बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। मैं उसकी कपकपी को महसूस कर पा रहा था। जिस पर मैंने उससे कहा, अरे डरपोक साहब, क्या हुआ, चुपचाप क्यों बैठे हो? तो उसने मुझसे बोला कि अभी कुछ भी हो जाए लेकिन भूलकर भी गाड़ी मत रोकना भाई। फिर मैं उसकी इन बातों को अनसुना करते हुए ड्राइव करने लगा। तभी मेरे पेट में कुछ गड़बड़ सी महसूस होने लगी थी क्योंकि उस ढाबे पर मैंने खाना कुछ ज़्यादा ही खा लिया था। फिर मैंने अपने भाई सुनील को कहा, यार मैं थोड़ा समय रुकना चाहता हूँ, थोड़ा अजीब लग रहा है। जिस पर वह बोला, अबे तेरा दिमाग तो ठीक है ना, इस सुनसान रास्ते पर तू कैसे रुक सकता है? तो मैंने कहा, यार तू उसकी चिंता मत कर, तू जल्दी से पानी की बोतल निकाल। सुनील मुझे टोकते हुए मुझसे बोला, यार तू घर पर फ्रेश हो लेना। पर मैंने उसकी बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया और मैंने उससे कहा, बस मैं 2 मिनट में फ्रेश होकर आता हूँ। फिर मैं बोतल लेकर झाड़ियों की तरफ निकल गया। अभी मैं झाड़ियों की तरफ गया ही था कि तभी मुझे किसी के चलने की आवाज़ें आने लगीं। मैंने यह सोचा कि शायद सुनील होगा, लेकिन मेरा अंदाज़ा बिल्कुल गलत निकला। फिर मैं फ्रेश होकर वापस गाड़ी की तरफ आने ही वाला था कि मैंने किसी एक शख्स को झाड़ियों में किसी को घसीटते हुए देखा। इस बार मैंने देखा कि वो कोई सुनील नहीं बल्कि एक बूढ़ा आदमी था और ये देखकर मैं हैरान रह गया। आखिर इतनी रात गए कोई इस तरह कोई बूढ़ा शख्स क्यों झाड़ियों के पीछे छुपे हैं। उस वक्त मैंने उस आदमी को बताना ठीक नहीं समझा और फिर मैं सीधा अपनी गाड़ी की तरफ आने लगा। तभी मुझे याद आया कि सुनील ने मुझे बताया था कि एक बूढ़ा आदमी उस हाईवे पर नजर आता है। अब मुझे थोड़ा बहुत कुछ अजीब लग रहा था। मैं गाड़ी के पास आया तो पाया कि मेरा मामा का लड़का
सुनील अब गायब है। वो मुझे कहीं नजर नहीं आ रहा था। ये देखकर तो मैं हैरान रह गया, क्योंकि अब वहाँ पर मेरे मामा का लड़का सुनील मौजूद नहीं था। मुझे उसकी चिंता भी होने लगी। तभी वहाँ पर ऐसी आवाज़ें आने लगी मानो कोई ज़ोर ज़ोर से सांस ले रहा हो। वो आवाज़ झाड़ी के पास से आ रही थी। फिर जब मैं झाड़ी की तरफ गया तो मैंने पाया कि झाड़ी के बगल में बैठा सुनील बहुत ज़्यादा घबराया हुआ है। तभी पीछे से एक आवाज़ आई, अरे अजय, तू फ्रेश होकर आ गया क्या? ये खतरनाक आवाज़ सुनकर मैं पूरी तरीके से अंदर से हिल चुका था। वो आवाज़ सुनील की थी, मगर सुनील तो मेरे सामने झाड़ियों के बगल में था। फिर ये आवाज़ थी किसकी? मैं यही सब सोच रहा था कि तभी मुझे पीछे से आवाज़ आई, अरे क्या हुआ, तूने जवाब नहीं दिया? फिर मैं पीछे पलटा तो मैंने देखा कि सच में वह मेरा मामा का लड़का यानी कि सुनील ही था, जो कि अभी मुझसे कुछ ही दूरी पे खड़ा था। मतलब कि एक ही समय पर मुझे दो दो सुनील दिखाई पड़ रहे थे। वाकई ये मेरे लिए बड़ा डरावना अनुभव था। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर उसके बाद मैं थोड़ा सोचने लगा। सोचते सोचते मुझे याद आया कि दरअसल मामा जी ने हमारे हाथ पर एक धागा बांधा था। वह धागा अभी भी सुनील के हाथ में बंधा ही होगा। मैं ये सोचकर पीछे पलटा तो मैंने देखा कि सुनील के हाथ पर वह धागा बंधा हुआ था, यानी कि वो सुनील को झाड़ियों के पीछे छुपा बैठा था। फिर जब मैंने पीछे देखा तो पाया कि अब जो दूसरा सुनील जो कि मेरे पीछे से आवाज़ दे रहा था वो अब गायब था। तभी झाड़ी में छुपा सुनील मेरे पास आ गया और उसने कहा कि भाई वो एक छलावा है जो छल से किसी को भी मारने की शक्ति रखता है, लेकिन उसकी एक कमज़ोरी है। उसकी आंखों में अगर हम देखें तो वह छलावा ज़्यादा देर तक अपनी आंखों को एक जगह टिकाकर नहीं रख सकता। जिस बूढ़े आदमी की पूरे गांव में चर्चा है वो यही है। इसी कारण काफ़ी लोग इसके शिकार हुए हैं। अब इससे पहले कि ये हमें अपना शिकार बनाए, हमें तुरंत यहाँ से निकल जाना चाहिए। हम दोनों जल्दी से बाइक पर बैठे। जिंदगी में पहली बार मैंने इतने खौफनाक मंजर का दृश्य देखा था। अभी मैं बाइक को स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा था, मगर मेरी बाइक स्टार्ट होने का नाम ही नहीं ले रही थी। पर मैं बाइक को स्टार्ट करने की कोशिश करता रहा, पर बाइक थोड़ा आगे बढ़ती और फिर बंद पड़ जाती। मुझे लगा उसके इंजन में कुछ फंस गया है। अब हम कर भी क्या सकते थे। मैं नीचे उतरकर कपड़े से इंजन को साफ कर रहा था कि तभी मुझे टॉयलेट लग गई। मैं झाड़ू की तरफ जाने की सोच ही रहा था कि सुनील ने मुझे एकदम से रोक दिया। उसने कहा, अरे भाई ये क्या कर रहा है, मरना है क्या तुझे? मैंने कहा, बस मैं 2 मिनट में आया। मैं झाड़ू के पास गया और वहाँ जैसे ही मैं पहुँचा कि तभी मुझे अपने बगल से सुनील भागता हुआ दिखा। ये देखकर मैं भी हैरान रह गया। मुझे लगा कि ज़रूर कोई खतरा है, तभी सुनील भाग रहा है। सुनील ने मुझसे कहा भी कि भाई यहाँ से भाग ले वरना मारे जाओगे। सुनील इतना बोलकर वहाँ से आगे भाग गया। सुनील को भागता देख मैं भी उसके पीछे पीछे भागने लगा और फिर हम दोनों भागते भागते काफ़ी दूर आ चुके थे। लेकिन तभी मेरी नज़र भागते हुए सुनील की कलाई पर गई तो सुनील की कलाई पर बहुत काली थी और उस पर एक अजीब सा टैटू जैसा कोई निशान था। तभी मुझे याद आया कि सुनील ने तो कोई टैटू नहीं बनाया था। सुनील की कही गई बात मुझे याद आ गई। मैं समझ गया कि ये वही छलावा है जिसने मुझे छल से मारना चाहा है। उसने बताया था कि छलावा किसी भी प्रकार हमें छल से फंसा सकते हैं और फिर मौत के घाट उतार देते हैं। ये सब याद आते ही मैं तो बुरी तरीके से कांपने लगा था। फिर कुछ दूर आगे जाने के बाद मैंने एकदम से भागना बंद कर दिया। फिर मैंने अपना फ़ोन निकाला। फिर मैंने तुरंत अपने मामा के लड़के यानी कि सुनील को फ़ोन लगाया। फिर उसने तुरंत ही मेरा फ़ोन उठाया और मैंने उसको सारी बात बताई तो उसने कहा कि यार डर के मारे मैं तो अब तक तो जगह से हिला भी नहीं था। उसने मुझे एक खुशखबरी दी कि बाइक स्टार्ट हो गई है। और फिर मैंने कहा, ठीक है भाई, मैं तुरंत ही तेरे पास आता हूँ। वो तेज़ी से बाइक भगाता हुआ उस पेड़ की तरफ आया और मैं फ़ौरन उसके बाइक पर बैठा और फिर हम दोनों वहाँ से जल्दी से निकल गए। हमने बाइक से पीछे की तरफ साफ साफ देखा था कि हमारे पीछे
वही बूढ़ा शख्स जो कि अब किसी हैवान से कम नहीं लग रहा था, वो लगातार हमारे पीछे भागे जा रहा था। हम लोग भगवान का नाम लेते किसी तरह वहां से निकले और घर पहुंचकर हमने घर वालों को सारी बात बताई। उन्होंने अगले ही दिन एक महात्मा पंडित से हमारा शुद्धिकरण करवाया। तब कहीं जाकर हमारी जान में जान आई। वो तो शुक्र था उस धागे का जो मामा जी ने हमारे हाथ में बांध दिया था, वरना हमारा मरना तो पक्का था। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।